So today our lecture is about microbiology. Uh, हम माइक्रोबायोलॉजी जो है आपकी जो लेक्चर्स हैं वो दो टॉपिक्स से शुरू हो रहे हैं। जो पहला लेक्चर है उसमें दो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और एक डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। सो पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा। उसको एक्चुअली डिवाइड किया गया है लेक्चर नंबर 21 एंड 22 में। सो मैं पहले 21 के बारे में बात करूंगा और फिर मैं लेक्चर नंबर 22 के बारे में बात करूंगा। सो फिर सबसे पहले बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है ताकि हम उसके बाद फिर उसकी डिवीजन और उसकी जो जनरेशन है उसके बारे में बात कर सकें। बैक्टीरियाज माइक्रोबायोलॉजी जो है एक ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। और अगर हम सिर्फ बैक्टीरियाज की बात करें तो कहा यह जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पूरी दुनिया में ऑन अर्थ सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो वो बैक्टीरियाज हैं। अगर हम सारे ह्यूमंस को और बाकी प्लांट्स को और बाकी सारी सेल्स को मिला लें, बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिला लें और एक क्लम्प बना लें, क्लम्प्स की ज़रूरत में उनको कहीं पे इकट्ठा कर लें तो उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज इतनी लार्जर अमाउंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। जो थ्री मेन शेप्स हैं बैक्टीरियाज की, मोस्टली तीन मेन शेप्स हैं जिसमें एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरियाज। आपने सुना भी होगा, एक तो कोकाई, कुछ इस शेप के होंगे, एक बेसेलस कुछ इस शेप का होगा और एक स्पाइरल जो ऐसे स्टैंडर्ड सा होता है। ठीक है, इसको और भी स्पाइरल कर लें अगर तो इस तरह से। फिर कुछ इनसे इनके इन बिटवीन भी होते हैं, उनकी शेप्स इन बिटवीन भी होते हैं, जैसे कोकोबेसिलस भी होता है। ठीक है, कोकोबेसिलस कुछ यूं से होता है और कुछ स्पाइरल और बेसेलस के दरमियान की शेप भी होती है। अगर मैं वो ड्रा कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ, तो वो कुछ यूं होता है। और इनको हम वाइब्रियो कहते हैं। हमने वाइब्रियो कॉलरा के बारे में सुना भी होगा। सो मेनली कोकाई, मेनली कोकस होते हैं, बेसेलस होते हैं और स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ठीक है। जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, हम डायरेक्टली इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में इसके नहीं जाता क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है तो फिर वो आप लोगों को परेशान करता है। सो अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली, तो सबसे जो आउटर चीज़ आपको बैक्टीरिया में मिलती है जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें या लाइट माइक्रोस्कोप में देखें या फिर एक लिविंग सेल माइक्रोस्कोप्स भी आना शुरू हो गए हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी आगे से शेप है, जो 3D शेप में 3D में आपको दिखाते हैं बैक्टीरियाज को अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम सबसे बाहर की लेयर के बारे में बात करें तो कुछ बैक्टीरियाज एक्चुअली आर सराउंडेड बाय पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग कैप्सूल या फिर कैप्सूल कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक रॉड शेप बैक्टीरिया बनाऊं तो इसमें ऐसे अपेंडेजेस से होते हैं, इस तरह से प्रोजेक्शंस होती हैं आउटवर्ड। ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस वो कैप्सूल्स होते हैं कि जिनमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? एक्चुअली टू डिच द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को डिच करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि हम आप ही के नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा हैं, उसके लिए ये कैप्सूल्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये आपको एंकरिंग भी करवाता है, आपको कहीं एंकर भी करते हैं। कुछ एडहेजन्स के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। कुछ एडहेजन्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ एडहेजन्स प्रोजेक्शंस भी होते हैं जिनका नाम ही एडहेजन्स रखा गया है। उन एडहेजन्स जो हैं वो भी डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन पे एडहेरेंट करते हैं बैक्टीरिया उसको, और वो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब मैं वन बाय वन एक बैक्टीरिया को साथ साथ इसकी शेप को हम बार एक एक लेयर करके इसको डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर का एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक और रॉड शेप बैक्टीरिया बना दूँ, अच्छा इसमें जो सबसे बाहर आपको इस तरह से एक थिन रिज फिलामेंट नज़र आएगा,
जिसके आपकी लेक्चर्स में भी लिखा होगा, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, ये जो फ्लैजेला है इसका काम क्या है एक्चुअली, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, हर एक चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए और इतना ही पता होना काफ़ी है, बाकी आप लेक्चर्स में इनके फंक्शंस को ज़्यादा तफसील से देख लीजिएगा। फ्लैजेला जो है एक थिन रिज फिलामेंट है विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया फॉरवर्ड और अराउंड। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, ये डायरेक्शन देता है किसी भी बैक्टीरिया को। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको सामने बनाया ताकि आपको पता चले कि ये सामने, ये इसकी एक हेडलाइट है जिससे ये आसपास देखता है और ये इसको प्रोपेल करते हैं किसी भी तरफ जहाँ पे मूव करना हो। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि एक हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। हेयर लाइक अपेंडेजेस पूरी बैक्टीरिया आपकी एक्सटर्नल सरफेस पे आपको नज़र आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस हैं एक्चुअली, इनको फिम्ब्रियाई भी कहते हैं, पिलाई भी कहते हैं। ये जो फिम्ब्रियाई हैं, इट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स द बैक्टीरियाज एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे, इसका भी ये काम है कि ये कहीं भी एंकर कर देता है। एक्चुअली फिम्ब्रियाई एंड पिलाई का ऑलमोस्ट एक ही काम है, ऑलमोस्ट। पिलाई का एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि फिम्ब्रियाई जो है उसकी जो साइज़ होगा, अगर आपने पिलाई और फिम्ब्रियाई को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हैंस आई हैव टोल्ड यू कि इनका जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि फिम्ब्रियाई जो है वो आपको थिक मिलेंगे और रिजिड मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, और इनकी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी और साइज इंक्रीज होगा पिलाई से। ठीक है, दोनों वायरुलेंट हैं, दोनों बैक्टीरिया को वायरुलेंट करने के लिए काम आते हैं, लेकिन फिम्ब्रियाई में चलो एंकरिंग तो है, वो कहीं पे एंकर कर देगा, कहीं भी एंकर कर लेगा, किसी भी बॉडी के सेल पे जाके बैक्टीरिया को एडहेरेंट कर देगा और वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा। पिलाई जो है ये ख़ास तौर पे म्यूकोजल सेल्स के साथ एडहेयर करता है, एक तो ये फंक्शन है। फिम्ब्रियाई भी कर सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे कहा यह जाता है पिलाई के बारे में कि ये म्यूकोजल सरफेसेस पे, म्यूकोजल सेल्स पे एंकर करता है खुद को, और इट इन्वॉल्व्स द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ये एक वर्ड है जो आप कई दफ़ा पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से बहुत वेल एक्सप्लेन नहीं है ये आपके लेक्चर्स में, क्योंकि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाता। बट प्लाज्मिड्स हैं जो एक, यूँ समझ लें कि एक अल्टर्ड एबनॉर्मल जेनेटिक मटीरियल है। प्लाज्मिड्स प्लाज्मिड्स अपने आप को विद द हेल्प ऑफ पिलाई, प्लाज्मिड्स विद द हेल्प ऑफ पिलाई किसी और बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, किसी और बैक्टीरिया को वायरुलेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे नॉर्मल फ्लोरा में एक बैक्टीरिया है, वो वायरुलेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम, राइट। हमने पहले भी इम्यून सिस्टम में पढ़ा कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम का, इन्नेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। अब वो नॉर्मल फ्लोरा वायरुलेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वो नॉर्मल है, लेकिन उसको अगर हम वायरुलेंट कर देंगे तो वो नॉर्मल फ्लोरा नहीं रहेगा। उसको वायरुलेंट करने में प्लाज्मिड्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आगे थोड़ा सा प्लाज्मिड्स को एक्सप्लेन भी कर दूंगा जब मैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्लाज्मिड जो है वो पिलाई की मदद से वो, वैसे कि ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक अ वेला है तो इस वजह से मेरे ख्याल से इसका नाम पिलाई रखा गया है। सो पिलाई की मदद से वो दूसरे नॉर्मल फ्लोरा के जो वायरुलेंट बैक्टीरियाज नहीं थे, जो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, उनको वायरुलेंट कर देगा और वो नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरियाज भी इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देंगे। So it actually helps plasmids to transfer the virulent toxin to another bacterium, right? For example, अगर हम प्राइमरी डिफ्थीरिया बैक्टीरिया की बात करें तो वो कभी भी, अगर नॉर्मल, वो हमारे थ्रॉट का हिस्सा है, जो प्राइमरी डिफ्थीरिया बैक्टीरियम है वो हमारे थ्रॉट का हिस्सा है, वो वायरुलेंट नहीं है, लेकिन अगर उसमें बैक्टीरियोफाजिस आ जाएं या उसमें प्लाज्मिड्स आ जाएं तो फिर वो भी वायरलेंट हो जाता है और वो भी इन्फेक्शन कॉज करता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फिम्ब्रियाई एंड पिलाई। इनमें स्ट्रक्चर का कोई खास डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको ये कहा है। अगर आप इसमें यूं कर लें कि चले मैं इसमें छोटे छोटे से बना दूं, ये इसको हम पिलाई कह देंगे, पिलाई ऐसे छोटे छोटे से होंगे, इनकी बहुत थोड़ी सी बाहर आउटवर्ड प्रोजेक्शन होगी, ये भी हेयर लाइक अपेंडेजेस ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जी, तो फिर अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे आउटवर्ड, चलें आउटवर्ड से इनवर्ड जाते हैं। हमने सबसे पहले जो बात की वो कैप्सूल की बात की, ठीक है। जो कैप्सूल है, मेरे ख्याल से मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट देखने दें। मैं लेक्चर में से कोई चीज़ है जो लेक्चर्स में से कोई मिस कर रहा हूँ कोई स्ट्रक्चर में। अच्छा चलें, हाँ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ मिस नहीं करा, लेकिन लेक्चर में आपकी एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, वो जो पॉलीसेकेराइड्स कंटेनिंग कैप्सूल है, उस कैप्सूल को एक्चुअली उन्होंने उसमें स्लाइम लेयर का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। सो मुझे लगा कहीं वो आपको कंफ्यूज ना कर दे। जो स्लाइम लेयर है उसको परेशान नहीं होइएगा, उसे भी कैप्सूल ही कहते हैं। वही जो पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग कैप्सूल्स हैं उनको स्लाइम लेयर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब जो हम सर जो कैप्सूल है वो सबसे आउटर लेयर है, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई। अगर हम इसमें मैं आपको बताऊं तो ये सबसे जो आउटर लेयर होगी, ये हमारा ये जो ब्लैक वन है, ये कैप्सूल है, राइट। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो इनर लेयर होगी, जो सबसे इनर, ये जो ग्रीन नजर आ रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिकॉज it enclosed the plasma content of bacteria. That's why it is called plasma membrane, ठीक है। सो फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रीन वन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। व्हाई इट इज सेमी परमिएबल? बिकॉज इट अलाउज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सो और इसमें, अच्छा ये ऐसा करता क्यों है, ये सेमी परमिएबल बन कैसे गई? बिकॉज इट हैज फॉस्फोलिपिड बायलेयर। आपने फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बारे में पढ़ा होगा कि उसके फिर हाइड्रोफिलिक जो वाटर, जो विच लव्स वाटर, उसका एक हाइड्रोफिलिक कंटेंट होता है, एक हाइड्रो, उसके स्ट्रक्चर का एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, विच इज ऑलमोस्ट स्केड ऑफ वाटर। सो फिर ये जो हाइड्रोफिलिक कंटेंट है और हाइड्रोफोबिक कंटेंट है, ये जरूरी है होना फॉस्फोलिपिड बायलेयर का। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती फिर सब्सटेंसेस की। जहां भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर होगी वहां पे सेमी परमिएबिलिटी का वर्ड आप जरूर सुनेंगे। ऑल्सो इसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स भी होते हैं, लार्जर प्रोटीन्स भी होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड जो है, जो एक फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो उसका हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक विच केस ऑफ वाटर कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतने ही। अब ये जो येलो है, दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेल वॉल है इसके बारे में बात करना ज़रूरी है बिकॉज, अच्छा मैं इसको तफसील से भी आगे लेक्चर्स में, ग्राम स्टेनिंग का एक सेपरेट लेक्चर है, उसमें तफसील से बात होगी सेल वॉल के बारे में। लेकिन मैं आपको, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सेल वॉल जो है एक कॉम्प्लेक्स सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल वॉल जो येलो, हमने ऊपर सेल वॉल की बात हो रही थी, एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है और बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज इट इज इट dyes itself with the different colors in different composition, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव में अगर हम सिमिलर डाई, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं जी मैं उसमें वॉयलेट ब्लू या पर्पलिश ब्लू डाई देता हूं किसी भी बैक्टीरिया को अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट कलर में डाई होगी एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट कलर में डाई होगी, ठीक है। हालांकि डाई हमने सिमिलर दी है, क्यों होगी मैं आपसे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा मतलब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंशिएशन है। जो सेल वॉल की बात अगर हम करें, अगर मैं इनसाइड ऑफ आउटसाइड ऑफ द सेल की बात करूं, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, अगर हम इसको ऐसे बात करें, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड, एक लार्जर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है विद दिस cell membrane which has this
लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का ये जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है, और हमेशा आपको ये जो लेग्स नजर आती हैं, जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर नजर आता है हमेशा लिपिड बाइलेयर में, ये हाइड्रोफोबिक होता है। सो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। सो ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगी और नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हमेशा स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आएगा। आउटसाइड से देखेंगे अगर बैक्टीरिया की तो आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर मिलेगी। इनसाइड देखेंगे ऑफ द सेल तो फिर आपको ये सेल मेम्ब्रेन की ये छोटी सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन मिलेगी जिसमें आपको क्या मिल रहा है, लिपिड बाइलेयर मिल रही है। अच्छा, अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो ग्राम नेगेटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और भी छोटा कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा वो लेयर बहुत छोटी होगी। ठीक है, और इसकी भी एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन होगी inside of the cell, right? But there is a difference between gram positive and gram negative, which is इसकी एक extra cell membrane है which is also outside of the cell. आउटसाइड सरफेस पे जब आप ग्राम नेगेटिव को देखेंगे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, आपको दो सेल मेम्ब्रेन नजर आएंगी जिनके बीच में एक बिल्कुल थिन लेयर होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की। सो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। इस पे तफसीलन बात होगी जब ग्राम स्टेनिंग की बात होगी। सो होगा क्या फिर, होगा क्या, ये देखें, ये ग्राम पॉजिटिव की बात हो रही है और ये ग्राम नेगेटिव की। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, राइट? सो ग्राम पॉजिटिव में हमेशा आपको एक थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन विद वन सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज इनसाइड ऑफ द सेल, राइट? जो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में, उसमें जब आप उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को देख रहे होंगे तो ग्राम नेगेटिव की जो बैक्टीरियाज हैं उनमें आपको इनसाइड ऑफ द सेल सेल मेम्ब्रेन इनसाइड भी मिलेगी, आउटसाइड भी मिलेंगी, और इन बिटवीन आपको एक थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलेंगे। ये तो इसका स्ट्रक्चर है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि इसमें एक लाइपोटिकोइक एसिड होता है। ठीक है, ये जो लाइपोटिकोइक एसिड है ये आपको ग्राम पॉजिटिव में मिलता है। यूं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है। जो लाइपोटिकोइक एसिड है इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। ये एक्चुअली मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को रिकग्नाइज करवाता है कि जैसे मैंने बात की थी कैप्सूल की, स्लाइम लेयर की, कि वो अवॉइड करता है इम्यूनिटी को, ये अट्रैक्ट करता है इम्यूनिटी को। उससे उल्टा काम है। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को ये बताता है मैं ये हूं। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ने जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रिकग्नाइज करना हो तो वो लाइपोटिकोइक एसिड को दिखते हैं। ठीक है, सो ये एक ऑटोलिटिक वॉल एंजाइम है। ठीक है, रेगुलेटर है जो एटोलिटिक वॉल, जिनको मेरे ख्याल से अगर आपने वर्ड यूज सुना भी हो, प्यूरामिडेसिस भी कहते हैं। म्यूरामिडेसिस जो हैं ये म्यूरामिडेसिस में ही इसकी क्लास आती है। ये भी ऑटोलिटिक वॉयल एंजाइम्स में आते हैं जो ऑटोलाइसिस में हेल्प करवाता है एक्चुअली। सो लिपोटिकोइक एसिड इसमें मिलते हैं। जो उस दूसरे की सरफेस है, जो नेगेटिव की सरफेस है, नेगेटिव सरफेस में क्योंकि इसकी बात की है तो थोड़ी सी उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें लिपिड ए नजर आता है आपको सरफेसेस पे। यहाँ पे आपको लिपिड ए टॉक्सिन मिलेगा। ये लिपिड ए टॉक्सिन का काम क्या है, ये वायरुलेंस के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की टॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स क्रिएट करने के लिए, बैक्टीरिया को ज़्यादा वायरुलेंट और ज़्यादा डेंजरस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लाइपोप्रोटीन्स की जो एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन थी जिसमें लिपिड बाइलेयर थी, जिसमें लाइपोप्रोटीन्स थे, जैसे मैंने ग्राम नेगेटिव की बात की, मैंने आपको बताया कि उसके आउटसाइड ऑफ द सेल भी एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन होगी। उस सेल मेम्ब्रेन में जो लाइपोप्रोटीन्स होंगे वो लाइपोप्रोटीन्स लिपिड ए टॉक्सिन बनाएंगे। दैट्स वाई ग्राम नेगेटिव बहुत मुश्किल होते हैं ट्रीट करना, क्योंकि इनमें लिपिड ए टॉक्सिन होता है जो पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राम स्टेनिंग की बता दूं। ग्राम स्टेनिंग यूं है कि डिफरेंट डाइस से डिफरेंट कलर्स लेंगी सेल वॉल। डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट डाइस से डिफरेंट कलर्स लेंगे, राइट? मोस्टली जब हम डाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स की बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम डाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव को, तो इट टर्न्स इनटू वॉयलेट कलर या वॉयलेट पर्पल कलर भी कह सकते हो, वो इंडिगो लाइक कलर, राइट? और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, सिमिलर डाई अगर हम ग्राम नेगेटिव में दे रहे हैं तो वो पिंकिश कलर से डाई हो जाता है, वो इट टर्न्स इनटू पिंकिश कलर। सो ग्राम पॉजिटिव हमेशा वॉयलेट पर्पल में नजर आते हैं और ग्राम नेगेटिव हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पिंकिश कलर नजर आता है। थोड़ी सी साइटोप्लाज्म की बात कर लें। साइटोप्लाज्म में क्या होगा?
साइटोप्लाज्म एक्चुअली कंटेन्स वाटर, एंजाइम्स, राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए। आपने सर्कुलर डीएनए यूकैरियोट्स में या ह्यूमन सेल्स में नहीं सुना होगा, ठीक है? उसमें लीनियर होता है और उसमें एक डिफरेंट होता है, स्पिंडल शेप होता है। इसमें वो सॉरी हेलिकल होता है। इसमें आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ठीक है? ये जो सर्कुलर डीएनए है, इस सर्कुलर डीएनए के जैसा एक और जेनेटिक मटेरियल भी होता है, उसके उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये ना हो कंफ्यूज ही हो जाए। देखें, ये जो सर्कुलर डीएनए है उसमें आपको मिलेगा कैसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है? गोल गोल सा होगा और स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है? बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है? ये आपको नॉर्मली मिलेगा। और राइबोसोम्स मिलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस तो ऑब्वियसली हो रही है, बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स मिलते हैं आपको बैक्टीरियाज में, और साथ आपको ये इस तरह से आपको सर्कुलर डीएनए मिलता है, विच इज नॉर्मल सर्कुलर डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। बट एग्जैक्टली ऐसा ही एक और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलता है आपको कुछ बैक्टीरियाज में। अच्छा, ये जहां पे होगा, जरूरी नहीं है, देखें, नॉर्मल फ्लोरा का बैक्टीरिया का भी अगर हम डीएनए निकालें तो वो सर्कुलर ही होगा, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर डीएनए इसको वायरुलेंट करवाए। जैसे मैंने आपसे बात किया कि डिफ्थीरिया बैक्टीरियम जो है, जो बेसिलस डिफ्थीरिया है, वो अगर हमारे थ्रॉट में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वायरुलेंट भी हो। बट जहां प्लाज्मिड्स आ जाएंगे, ये जो प्लाज्मिड जो है, इट इज एन एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल उसी पैटर्न में होगा, ठीक है? वो जो अल्फा हेलिकल पैटर्न होता है उसी पैटर्न में होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, ठीक है? ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ये प्लाज्मिड्स का होगा। ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये पिलाई को यूज करते हैं, ये जो प्लाज्मिड्स की बात हो रही है पर्पल कलर में, ये पिलाई को यूज करते हैं, और ये नॉर्मल फ्लोरा पे ये प्लाज्मिड्स ट्रांसफर करते हैं खुद को और वहां जाके टॉक्सिन जनरेट करते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि ये किस तरह से किसी भी बैक्टीरिया को वायरुलेंट कर देते हैं, नॉर्मल से वायरुलेंट कर देते हैं। मैं बता देता हूं। एक तो ये एडहेजेंस, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एडहेजेंस मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एडहेजेंस सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि अपनी बैक्टीरिया की एक्स्ट्रा जो बाहर की सरफेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और ये डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन से अपने आप को अडहेयर कर देते हैं। एक तो ये काम है। दूसरा, ये नॉर्मल जो डीएनए है उस पर अटैक करके उसको भी एबनॉर्मल करके उससे टॉक्सिन जनरेट करवाते हैं, ठीक है? और अपने आप को डिवाइड करवाते हैं। नॉर्मल जो डीएनए था, जो एक्चुअल डीएनए बैक्टीरिया के, उसके ऊपर अटैक करके खुद के लिए उसके थ्रू, उसके जेनेटिक मटेरियल, उसके मैसेंजर आरएनए से अपने प्रोटीन्स को ट्रांसलेट करवाते हैं और खुद को डिवाइड करके वायरुलेंट कर देते हैं, बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा टॉक्सिक कर देते हैं, डेंजरस कर देते हैं। तीसरा, ये लैक्टमेजेस बनाते हैं। वो लैक्टमेजेस करते क्या है, या पेनिसिलिनेजेस भी कह सकते हैं। वो जो पेनिसिलिन हम ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं, पेनिसिलिन का जो बीटा लैक्टम रिंग था जिसने डैमेज करना था इन बैक्टीरियाज को, उस लैक्टम रिंग को डैमेज करवाते हैं प्लाज्मिड्स। सो वो अगर डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी जो एंटीबायोटिक है वो आप पे अटैक नहीं कर पाएगी, आपकी बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगी, और हम ये कहेंगे कि ये पेशेंट जो है ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया।